अब इसके बाद अब हमें समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी पॉइंट पर, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से, है ना। तो कोई करंट कैरिंग बॉडी है, और अब करंट कैरिंग बॉडी है, दैट मीन्स उस वायर के अंदर क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब किसी वायर में अगर चार्ज फ्लो करेगा तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि हमें किसने बताया था, किसके एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था स्टार्टिंग में, हाँ ऑस्ट्रिच एक्सपेरिमेंट ना, वो तो ऑस्ट्रिच नहीं है तो क्या था ऑस्ट्रिच नहीं था, नहीं क्या था वो, बताओ। हाँ हाँ ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टिड साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ना ये खोज की थी कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये बात हमें सबसे पहले किसने बताई, बायोट सेवर्ट्स ने। तो अब वहीं से स्टार्ट करेंगे कि बायोट सेवर्ट के हिसाब से क्या होगा। तो बायोट सेवर्ट्स ये कहता है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट, करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा पार्ट। अब वो एलिमेंट मैंने यहां बना दिया, सपोज कि ये है, ये वो छोटा सा एलिमेंट है, और करंट एलिमेंट हम कह रहे हैं, करंट एलिमेंट, करंट तो हो गया आई, और एलिमेंट क्या हो गया इसका, डीएल। तो आई डी एल, और डीएल एलिमेंट क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, तो इस वायर में करंट कितना है, आई, इस वायर का छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, और इस छोटे से एलिमेंट को हमने क्या कहा, आई डीएल, करंट एलिमेंट है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट। इस छोटे से करंट के हिस्से की वजह से, इस छोटे से करंट के हिस्से की वजह से किसी पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट है हमारा पी, तो इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो ये बात किसने बताई, बायोट सेवर्ट्स। तो इस एलिमेंट से ये पॉइंट कितनी दूर है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, आर वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो गया, आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है और एक ये आई डीएल वेक्टर इधर है। इस डीएल और पी आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। ठीक, तो ये इसकी वजह से, अब इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो देखो ये पूरा वायर है, इस वायर का एक छोटा सा ही तो पार्ट है, इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा। ठीक है, डीबी। अब पूरे की वजह से निकालना है तो क्या करोगे फिर, इंटीग्रेशन। तो हम तो अब बायोट सेवर्ट ने बस इतना ही बताया, छोटे एलिमेंट की वजह से, चाहे वो कहीं भी हो, आर पोजीशन वेक्टर पर रखा है ना। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टीनी करंट एलिमेंट, छोटा सा कोई करंट एलिमेंट लेते हैं, एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट करंट एलिमेंट। यानी कि ये कहता है कि जो हमारा जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, डीबी जो होगा ना, तो डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई डीएल के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई डीएल के, करंट एलिमेंट के। फिर कह रहा है और किसके होगा, देखो करंट और उसके एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट आई डीएल के। ठीक है, साइन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, यानी कि जो डीबी है वो फिर कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा के। साइन थीटा किस किसके बीच का एंगल है ये, तो ये एंगल है करंट एलिमेंट और इसके पोजीशन वेक्टर है ना। तो करंट एलिमेंट इन द लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट, तो इस पॉइंट को और करंट एलिमेंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसके और इस करंट एलिमेंट के बीच के एंगल पे, थीटा पे, इस पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, तीसरी बात और क्या कही, कह रहा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और करंट एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर लगाओ, डिवाइड एंड वेक्टर लिखते नहीं तो मोड लगा के आप स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, ये भी वेक्टर है तो यहां भी आप वेक्टर लगा के क्या लगा दोगे, मोड। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो देखो फिर देख लो भाई, बायोट सेवर्ट लॉ कह रहा है
कि ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे करंट एलिमेंट की वजह से वो डिपेंड उस करंट एलिमेंट पे करेगा, क्योंकि करंट एलिमेंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। फिर वो डिपेंड करेगा साइन थीटा पे। अच्छा, साइन थीटा पे क्यों डिपेंड करेगा? तो साइन थीटा पे आप देखो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। और साइन 0 की वैल्यू मिनिमम, 0। तो ये एंगल 0 कब होगा? जब ये बहुत नीचे ले हम, तब लगभग क्या होगा? ये एंगल 0 होगा। 90 कब होगा? जब इसे हम बिल्कुल बीच में ले, यहाँ पे सामने। तो इस पॉइंट के सामने की तरफ अगर करंट एलिमेंट हो तो एंगल मैक्सिमम होगा, और उस 90 डिग्री के एंगल पर साइन की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो साइन 90 पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, 0 पे मिनिमम आ रही है, तो एक्चुअली में डिपेंड किस पे करेगा? साइन पे ही करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे कोस लिख दूं कि भाई कोस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे बताओ जब एंगल 90 होगा तो कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। लेकिन कितना आना चाहिए? मैक्सिमम। इसीलिए डिपेंड किस पे करेगा? साइन थीटा पे। तो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के तो होगा ही, कि जितना आप ये डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो ये तीनों वैल्यूज में मिला के लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बनता है इन तीनों से। अब प्रोपोर्शन का साइन हटा के हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। तो यहां पे आ गया कांस्टेंट के। सो डी बी दैट इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब के का वैल्यू क्या है यहां पे? अब चलो याद करो, उसमें जो कूलम्ब्स लॉ था फर्स्ट चैप्टर में, यहां पे तो मैग्नेटिज्म आ गया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में के की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें बस अंतर यही है, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू नॉट। ठीक है, और 4 पाई ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या? म्यू नोट ऊपर चलते, ये होगा तुम्हारा के का जो वैल्यू होगा, ये होगा के इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। तो यही है, पहले क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट नीचे था, उसका क्या हो गया? म्यू नोट। ये ऊपर आ गया। तो ये जो म्यू नोट है ये क्या है फिर आपका? वहां पे क्या था वो एप्सिलॉन नोट? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये क्या होगा? ये होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यानी कि ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी परमिशन दे रही है, मतलब मीडियम कितनी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितनी परमिशन है कि इसके पास होने की। ठीक है, और वहां पे क्या था कि मीडियम को कितनी परमिशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब करने की, तो वो परमिटिविटी थी। यहां है कि मीडियम कितनी परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने की। तो ये परमिशन जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। वहां पे क्या था कि एब्जॉर्ब करने की परमिशन जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ये अंतर है। ठीक, तो इसमें जो इसकी वैल्यू होती है μ0/4 पाई की, इसकी क्या होती है वैल्यू? 10⁻⁷। ठीक है, अब यहां लिखेंगे वेयर μ0 इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला है जो हम हर एक डेरिवेशन में यूज करेंगे। जो भी डेरिवेशन हम किसके हिसाब से निकालेंगे? बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो इस लॉ में ये इसका फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मेशन में नहीं है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्मेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा?
अब मुझे बताओ जो एंगल थीटा है आपका वो कौन किस किस के बीच में है, वो है आर के बीच में, है ना, यहाँ पे ऐसे लगा दो वेक्टर और मोड, तो वो किस किस के बीच में, आर के और डीएल के बीच में है। तो ये जो डीएल और आर है तो ऊपर नीचे आ रहे हैं, और हमें पता है ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो मैं इसे अगर ऊपर ले आऊं आर को, तो कैसे लिखा सकता हूं कि आर की मल्टीप्लाई करा दूं और आर से ही डिवाइड कर दूं, तो आर ऊपर आ जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आर डीएल साइन थीटा, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डीएल क्रॉस आर, ये साइन थीटा हो जाएगा ना, ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड में, इंपोर्टेंट भी है कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखो, तो ऐसे लिखेंगे। तो इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 4। अब यहां देखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म फ्रॉम इक्वेशन 3 या फ्रॉम इक्वेशन 4 है ना, 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब 4th इक्वेशन से हम ले तो हमारा आ रहा है ये डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या करें, आर से तो डिवाइड कर दें और आर से ही क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर मैग्नीट्यूड से। तो अब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, क्या लिख सकता हूं मैं, ए क्रॉस बी। अब वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में ये हमारा हो जाएगा डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर के मोड का क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म है और आप इसे याद रखोगे इस तरीके से। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट, अब इसके एप्लीकेशंस हैं कई सारे कि कहां कहां बायोट-सेवर्ट्स लॉ से हम किन किन चीजों के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। बायोट-सेवर्ट्स से हमने किसी का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाला। बायोट-सेवर्ट्स लॉ से हमें बताया गया कि छोटा सा कंपोनेंट, एक करंट कैरिंग सिस्टम है, पता नहीं किस फॉर्म में है, सर्कुलर है, स्ट्रेट है, क्या है, लेकिन जो भी वो है, अगर उसका एक छोटा सा कंपोनेंट ले तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे भी कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तो ये बात उसने बताई। हमारे पास एक पर्टिकुलर फिगर होगी, कोई ना कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई फिगर होगी, स्ट्रेट वायर होगा, सर्कुलर लूप होगा, कोई ना कोई फिगर होगी। अब उस पूरी फिगर की वजह से किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो निकालना है, और यूज किसका करेंगे, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ तो इस सारे में बस छोटे से एलिमेंट का ही देगा ना, हमें तो पूरे का यूज करना है, तो छोटे से एलिमेंट का फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, है ना, तो वैसे ही करते हैं। चलो इससे चलो, अब ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी लेंथ का है, यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म है, बस ऐसा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कंसीडर ए स्ट्रेट वायर कंडक्टर एक्स वाई। सपोज ये एक्स वाई कोई कंडक्टर है, ठीक है, लाइंग इन ए प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग करंट आई। इसके अंदर कितना करंट है, इसमें आई करंट है, इन द डायरेक्शन एक्स टू वाई, जो एक्स से वाई की डायरेक्शन में जा रहा है। लेट पी इज ए पॉइंट एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द स्ट्रेट वायर कंडक्टर, क्लियरली पी सी इक्वल्स टू ए। अच्छा, ये कह रहा है कि जो अब पी कोई पॉइंट मान लो कि यहां कोई पॉइंट है पी, अब इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, ए। ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना होगा 90, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी पॉइंट से इस वायर की, वो ए है। ठीक, फिर उसने कहा कि पी सी, यानी कि पी सी ये पॉइंट कितना क्या होगा आपका, सी होगा, तो पी सी कोई पॉइंट है स्मॉल। अब क्लियरली लेट द कंडक्टर बी मेड ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट आईडीएल ऑफ द स्ट्रेट वायर कंडक्टर एट ओ। कह रहा है अब इस पॉइंट को क्या मान लो ओ, और यहां पे मान लो कि ये क्या है आपका आई डीएल, ये कोई करंट एलिमेंट है, यहां नहीं, यहां कोई करंट एलिमेंट है आई
डीएल, इसमें करंट इस तरफ है, ये यहां से यहां तक, बस इतना। और ये पॉइंट आपका क्या है, सपोज ओ। अब इस करंट एलिमेंट से इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो कितना है, आर। अब ये एंगल कितना है आपका, थीटा। ये तो थीटा होता ही है, तुम्हें पता पहले से, ठीक है, ये थीटा है। कुछ ऐसा कह रहा है। अब बताओ, कह रहा बताओ कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे वायर की वजह से। अब इस छोटे से की वजह से कितना होगा वो तो पता है, बायोट सेवर्ट्स ने बता रखी है बात। लेकिन इस पूरे वायर की वजह से निकालना हो तो इस छोटे से क्या करोगे, इंटीग्रेशन। अब यहां पॉइंट आता है कि हम इंटीग्रेशन कैसे करें। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जैसे मुझे, मेरे पास ये एक डिस्क है। अब इस डिस्क में पूरे एरिया का इंटीग्रेशन करना है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि मैं छोटा सा एरिया कंसीडर करूंगा यहाँ, और फिर इस एरिया को क्या करता रहूंगा, फैलाता रहूंगा, फैलाता रहूंगा। कैसे, कब तक फैलाता रहूंगा, जब तक ये पूरे इस डिस्क को कवर ना कर ले। और इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब मुझे इस वायर का इंटीग्रेशन करना है, मेरे इंटीग्रेशन में डीएल की लेंथ से पूरा वायर आ जाना चाहिए। तो मैं कैसे करूं इंटीग्रेशन, क्या मैं इस थीटा से कर सकता हूं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 से लेकर बढ़ाता जाऊं तो क्या ये वायर आ जाएगा उसमें, नहीं, वायर थोड़ी आया। तो लेकिन अगर मैं इधर से करूं इंटीग्रेशन, अब इस एंगल को मैं यहां से बंद कर दूं, मैं यहां से 0 एंगल लूं इसका, ठीक है, और मैं इस पॉइंट से ये एंगल लेता रहूं, बढ़ाता रहूं इधर की तरफ, और इधर से बढ़ाता रहूं इधर की तरफ, तो क्या ये वायर आ जाएगा, अब इसमें आ जाएगा। अब इनके बीच में अगर मैं इस लाइन को कुछ ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इधर और इधर, अगर मैं इस एंगल को ऐसे बढ़ाऊं तो ये पूरा वायर इसके अंदर आ गया। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन इस एंगल से ना होगा, किस एंगल से होगा, इस एंगल से, ठीक है। अब इस एंगल को हमने क्या मान लिया कि ये एंगल हमारा क्या है, फाई। देखो ये थीटा था, ये 90 डिग्री है, ये कितना मान लिया हमने, फाई, ये फाई है। और फाई की वैल्यू, अब देखो हम ऊपर भी चलेंगे, इधर से ऐसे भी चलेंगे और ऐसे भी चलेंगे, नीचे भी चलेंगे, यहां भी, ठीक है। इसे हम बाद में देखते हैं, यहां तक ये फाई होगा, इतना हमें पता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब मैं इस एंगल से इंटीग्रेशन करता हूं तो ये पूरा वायर इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि इस वायर का इंटीग्रेशन संभव है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट यहीं से करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, इस लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा डीबी, ये कितना होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साधारण रूप से लिखना ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना होने, वेक्टर ला के मोड ऐसे जरूरत नहीं है, सिंपल रूप से लिख लो। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे काफी लेंथी डेरिवेशन है तो इसको पार्ट्स में करो, ठीक है। इसका शॉर्टकट बताता हूं, पार्ट्स में करोगे तो यहां पे आप क्या करोगे, इस डीएल का वैल्यू निकाल लोगे, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, और आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे। इन तीन चीजों के वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रखोगे, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, 1। तीनों चीजों के वैल्यू निकाल के 1 इक्वेशन में रख दो, इंटीग्रेशन करो दोनों साइड और आंसर आ जाएगा। बात समझ आई। इन तीनों साइड का निकालना है, इनका वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है, इंटीग्रेशन करना है एंड आंसर। क्लियर। चलो अब इन सभी वैल्यूज, इनकी वैल्यू कैसे निकालना है। अब देखो हमारे पास, देखो ये यहां से यहां तक डीएल है, तो यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ कितनी होगी, एल, ऐसा मान लो। अब ये थोड़ा सा इसमें ना, यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है ये कितनी है हमारी, ये एल होगी। अगर ये छोटी सी लेंथ डीएल है तो ये पूरी लेंथ क्या हुई, एल। ट्रायंगल क्या है, ओसीपी। अब मुझे बताओ, मुझे इंटीग्रेशन फाई के हिसाब से करना है, दैट मीन्स मुझे थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फाई में। अच्छा मेरे पास ये आर है, ये आर है, ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, आर। तो डीएल तो हर जगह होगा ना, छोटे छोटे एलिमेंट, तो हर जगह आर की वैल्यू अलग होगी। तो मुझे आर को किस में कन्वर्ट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ए में। थीटा को कन्वर्ट करना है फाई में। तो ये तो दो तो हो गए, आर और थीटा, बचा क्या, डीएल। अब डीएल की वैल्यू निकालनी है।
डीएल की वैल्यू किससे निकलेगी? एल से। ठीक है, अब ये ट्रायंगल लेते हैं, बारी बारी से करेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल पीओसी, अच्छा यहां पे देखो, अब ये फाई की वैल्यू निकालनी मुझे। ये एंगल 90 है, ये थीटा, ये फाई। तो मुझे बताओ ये 90 है तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 होगा, थीटा प्लस फाई का। तो हम यहां लिखेंगे थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना होगा? 90। मुझे थीटा देखना, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 माइनस फाई। तो मैं इसमें रख दूं साइन थीटा में, थीटा की जगह क्या रखूं? 90 माइनस फाई। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं हमारा ये हो सकता है साइन 90 माइनस फाइव। और साइन 90 माइनस फाइव क्या कितना होगा? ये होगा कोस फाइव। साइन 90 माइनस फाइव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस फाइव क्या होगा? कोस फाइव। अच्छा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाइव के बराबर है, तो थीटा की जगह मैं ये रख सकता हूं, मैंने रखा तो ये कोस फाइव आ गया। यानी कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस फाइव, आ गया ना थीटा फाइव में। अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे बताओ? आर का वैल्यू, ये हमारा आर है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, फाई मुझे चाहिए, फाई में ले सकता हूं क्योंकि इससे तो करना ही है। तो ये एंगल मुझे पता है फाई, ये आर मुझे निकालना है, और किस में निकालना है? ए में। तो ये अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूं तो ये मेरा एंगल थीटा, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या लगेगा? कोस। तो मैं कोस फाई लगा के यहां पे किस आर की वैल्यू किस में निकाल लूंगा? ए में। आ रही है क्लियर समझ में चीजें? तो हम यहां लिखेंगे कि कोस फाई इज इक्वल टू क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, ए अपॉन आर। अच्छा आर क्या होगा हमारा फिर? ए अपॉन कोस फाई, और आर स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई। अच्छा कोस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक, 1 अपॉन सेक कोस। तो मैं इसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई यहां पे, ठीक है, और साइन थीटा की भी बची, किसकी? डीएल की। अब डीएल निकालनी है, डीएल निकलेगी एल से। तो मेरे पास अब देखो ये एल है, ये ए और ये फाइव, मतलब आर नहीं लूंगा मैं ना थीटा, क्योंकि थीटा की तो वैल्यू ही रखी है मैंने, तो मैं थीटा कंसीडर नहीं करूंगा कोई चीज निकालने के लिए। और क्या कंसीडर नहीं करूंगा? आर। मुझे ये चीजें लेनी है बार बार, ए में ले सकता हूं, फाइव ले सकता हूं। तो फिर अगेन ए और फाइव मेरे पास है, मुझे एल निकालना, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूं? ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज होगी? बेस परपेंडिकुलर में टेन थीटा है ना, तो टेन फाइव लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या लेंगे? टेन फाइव। ये टेन फाइव इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका? लेंथ एल। तो एल अपॉन बेस कितना है? ए। तो हमें तो एल निकालनी है, एल इज इक्वल टू कितना होगा? ए टेन फाइव। अच्छा मुझे एल भी नहीं, मुझे क्या निकालनी है? डीएल। अब मैं क्या करूं? डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू फाइव। अब फाइव से जरूर करूंगा क्योंकि फाइव से ही मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो फाइव से डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएट विद फाइव, तो मैं यहां लिखूं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी फाइव, ऐसा लिखो विद रिस्पेक्ट टू डी। तो हम यहां लिखेंगे डी बाई डी फाइव ऑफ एल दैट इज इक्वल टू डी बाई डी फाइव ऑफ टेन फाइव। अब बताओ जरा कि ये जो है डी एल बाई डी फाइव, ये बचेगा डी एल अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू, अब यहां पे ए भी था है ना, ये तो ए तो बाहर आ गया। अब ये बचा डी बाई डी फाइव ऑफ टेन फाइव। टेन फाइव का डिफरेंशिएशन फाइव के हिसाब से क्या होता है? सेक स्क्वायर फाइव है ना, तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर फाइव। अब जिस बच्चे के पास बायो है किसी के पास? यहाँ तो नहीं है ना किसी के पास, तो पता ही होगा सबको। तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर फाइव। अब मुझे तो डीएल निकालना है, तो निकाल दो। तो डीएल की वैल्यू यहां से कितनी आई? तो डीएल की वैल्यू आई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ये हमारी डीएल की वैल्यू आ गई।
तीनों वैल्यूज कंप्लीट हो। ठीक है, ये हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ था। यहां से हमने स्टार्ट किया, डीएल साइन थीटा और आर, ये तीनों वैल्यू निकालनी थी। साइन थीटा की वैल्यू थीटा प्लस फाई 90 से आ गई, और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा कि ए और फाई में ले सकता हूं, आर मुझे निकालना है, तो यहाँ पे कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग गई। एल में हमने टेन लगा दी, वहां से डीएल निकाल लिया डिफरेंशिएट करके, क्योंकि एल से आपको डीएल निकालना है, बड़ी वैल्यू से छोटी, तो आप डिफरेंशिएट ही करोगे, फाई के रिस्पेक्ट में करोगे, तो ये सारी तीनों वैल्यूज आ गई। अब मैं सारी वैल्यूज किस में रखूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और फिर क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन, और मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलो करते हैं। अब पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसका शार्पनेस ठीक नहीं आ रहा, इससे कर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो क्या मिलेगा, dB इज इक्वस टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई। अब बताओ dl का वैल्यू क्या आया था, dl का वैल्यू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, अच्छा आई dl, और फिर साइन थीटा हमारा क्या था, कोस फाई, और डिवाइड में, अब यहां पे आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। क्लियर, सारी वैल्यूज रख दी। अब इस सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। इस एक ए से एक ए क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बचा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई। अब ये डी फाई लास्ट में लिखेंगे क्योंकि इससे इंटीग्रेशन करना, तो यहां पे आ गया कोस फाई और डी फाई डिवाइड बाई ए। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो dB का जो इंटीग्रेशन है ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन ए। अब dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, B कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर का इज इक्वल टू, इसमें से D के बाद फाई है, फाई से इंटीग्रेशन करना तो फाई वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी बाहर। तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, ये तो बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, कोस फाई डी फाई। ठीक है, अब मुझे बताओ कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई है ना, क्या होगा, साइन फाई। अब हम क्या रखेंगे इसमें, लिमिट, कहां से कहां तक, किसकी लिमिट, फाई की। अब फिर यहीं आओ, अब यहां से बड़ी ध्यान से देखना, देखो ये एंगल ना यहां था बिल्कुल 0 0, इधर से चला इधर, इधर वाली लोअर लिमिट ऊपर वाली अपर लिमिट, तो इधर से जितना इधर चला, कहां से बेटे, यहां से जितना इधर की तरफ चला, ये होगा तुम्हारा -φ1। माइनस में क्यों होगा, अब ऐसे चलोगे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस एंगल, और क्लॉकवाइज यहां से ऊपर चलोगे इस तरफ तो +φ2 पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो अब ये फाई की वैल्यू इधर की तरफ -φ1 से लेके कहां तक है, +φ2 तक है। बात क्लियर है, समझ आ गई। तो ये हमारी लिमिट होगी, तो इसका जो लिमिट है वो हम यहां रखेंगे, तो लिमिट है इसका -φ1 से लेके +φ2 तक। अब तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा कितना आ गया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए। अब यहां लिखो साइन φ2, अपर लिमिट रखो पहले, फिर माइनस साइन -φ1, यह आ गया साइन माइनस समथिंग थीटा, माइनस क्या आ जाएगा इसका बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, यह आ गया साइन φ2 प्लस
साइन फाई 1, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, अब एक तरह का केस हो सकता है, कैसा कि अगर ये वायर हमारा क्या हो, अगर ये वायर कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, वायर हमारा कैसा हो, इनफाइनाइट, अब ऊपर की तरफ बहुत ऊपर है ना। अब देखो आप यहां से तो इस वायर को तो पूरे को ही आपको कवर करना, तो जितना ये लेंथ बढ़ता जाएगा आप इसकी ऐसे इसको क्या करते जाओगे, ओपन करते जाओगे, अब ऐसे करते जाओगे इन्फिनिटी का है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। ये बड़ा एंगल, यहां से जो एंगल फॉर्म हुआ, ये जो एंगल होगा, ये अगर इस पूरे वायर को कवर करना है ऊपर से ही इन्फिनिटी तक है, तो मुझे तो इस वायर को बिल्कुल इसके पैरेलल करना पड़ेगा ना कवर करने के लिए, तो ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगा। जैसे जैसे ये वायर बढ़ता जाएगा इसका एंगल बढ़ता जाएगा और फाइनली कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा फाई 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 90, और नीचे से भी इन्फिनिटी बढ़ रहा है तो फाई 1 की वैल्यू भी क्या होगी, 90। बात समझ आई। तो एक केस हो सकता है अगर वायर हमारा कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो हम यह लिखेंगे 4, या केस लिख दूं मैं ना, केस व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर वायर कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तब उस केस में क्या होगा, फाई 1 बराबर होगा फाई 2 के, दोनों बराबर होंगे 90 के, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई A साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, इनमें पुट कर दो आप, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, 1 और 1 2, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया हमारा, 2 म्यू नोट I अपॉन 4 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो कितना आ गया, म्यू नोट I अपॉन 2 पाई A, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा फॉर ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। बस समझ आई। तो ये तरीका, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, और इसका डेरिवेशन भी आप इसी तरह स्टेप वाइज करोगे ना तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज लेंथी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट, ये सर्कुलर कोइल है। अब इस सर्कुलर कोइल में क्या है, करंट है ना, अब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सपोज कि इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में करंट है कितना, I, और हमने यहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, कौन सा, IDL, एक करंट एलिमेंट है छोटा सा, इस साइड में करंट है, इस तरफ यानी क्लॉकवाइज करंट है। ये जो इसका रेडियस है इस सर्कल का है ना, सर्कुलर कैरिंग करंट, यहां पे एक सर्कल है, सर्कल में करंट इस तरीके से, ठीक है। अब इस कोइल में जो करंट है वो इस तरह सर्कुलर लूप में है, इसका रेडियस कितना है यहाँ पे a है ना, रेडियस इज r, कंसीडर ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस r, तो r रेडियस की एक सर्कुलर कोइल है जिसका सेंटर कितना है o, और इस प्लेन में कुछ इस प्रकार है, बताओ कि इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, तो कैसे बताएंगे, तरीका क्या है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ है ना, तो अकॉर्डिंग टू, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ यहां से क्या मिलता है हमारे, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ, हमने यहाँ पे r की वैल्यू चेंज की थी, साइन थीटा की वैल्यू चेंज की थी, क्योंकि ये चीजें अलग अलग थी हर केस में। यहां देखो जरा एक बार, क्या थीटा की वैल्यू बदलेगी, पहले थीटा की वैल्यू बताओ, ये आइडियल इधर टेंजेंटली और ये इसका रेडियस कितना वैल्यू है, dl हमारा r क्या था, ये अगर करंट एलिमेंट लिया था हमने आइडियल, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते, तो बेटे ये जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो और उस आइडियल को जो लाइन जोड़ती है उसे क्या कहा था हमने, r, ठीक है। तो अब मुझे ये जो r इस आइडियल से एंगल बना रहा था वो क्या था, थीटा,
यहाँ पे आर आइडियल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। भाई ये टेंजेंट ही तो होगा ऐसे, तो इसकी टेंजेंट से रेडियस कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा 90। अब मैं यहाँ पे आइडियल ले लूं तो यहाँ पे रेडियस से इससे कितना एंगल फॉर्म करेगा 90, तो एंगल तो फिक्स है, तो उस एंगल की वैल्यू चेंज क्यों करनी है। फिर दूसरी बात, अब इससे जो परपेंडिकुलर था यहाँ पे उसे क्या कह रहे थे हम ए। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये आर ही तो परपेंडिकुलर है, तो आर ही इस परपेंडिकुलर का भी काम कर रही है, तो हमें आर को भी ए में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जैसा है बस ऐसा ही रहने दो, ये आर ही ए का काम करेगा। क्लियर है। तो अब बस डायरेक्ट क्या कर दें हम इसका, अगर इंटीग्रेशन कर दे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 90 है ना, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री। तो अब लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। dB का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा b, दैट इज इक्वल टू, ये बाहर आ गया, अब dl है, d डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है एल की रेस्पेक्ट में, तो बाकी सारी चीजें क्या आ जाएंगी बाहर, साइन 90 कितना हो गया 1, तो बाहर हमारा आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा आर है ना वो एक्चुअली में किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आर ए के बराबर। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में क्या बचा dl, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा l। अच्छा, और l की वैल्यू क्या होगी, dl इस पूरी सर्कुलर कोइल का छोटा सा पार्ट ही तो है, इस dl का इंटीग्रेशन करूं तो ये पूरी कोइल की लेंथ आ जाएगी, और पूरी कोइल की लेंथ l है, कितनी वैल्यू है इसकी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, कितना सरकमफेरेंस आएगा dl का, l की वैल्यू क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई r। ठीक है, तो dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई r, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर। अब इस 2 पाई से कैंसिल हो गया, आ गया 2, और इस r से r कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है ये हमारा आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2r। ठीक है, अब जिसको मैं कह सकता हूं r a के बराबर है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा म्यू नोट आई अपॉन 2a के। क्लियर है पॉइंट, समझ आया, खत्म। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट। ये सर्कुलर कोइल है और इसकी एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो कैसे निकाल लेंगे, वो भी सेम है, वही तरीका होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या मानते हैं, छोटा सा करंट एलिमेंट IDL, तो यहां हमने छोटा सा करंट एलिमेंट माना IDL। ठीक है, इसका रेडियस कितना है a, जो रेडियस है ये कितना है a है। अब इस पॉइंट को सपोज हमने मान लिया क्या P, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये IDL इस P पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम R। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारी x। क्लियर। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, अब इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से जा रही होंगी, अब एक सर्कुलर कोइल है, उस सर्कुलर कोइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो किसी भी वायर में चारों तरफ ऐसे घूमती है ना, तो इस सर्कुलर कोइल में भी कैसे घूम रही होंगी ऐसे, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी बेटे वो कैसी होगी, वो कुछ इस तरह होगी, ऐसे जा रही होगी। अब ऐसे जा रही होगी तो अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है क्या डायरेक्शन है, तो आप क्या करोगे उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये होगी dB। क्लियर बात, समझ आ गई। तो ये dB है। तो अब ये जो आपका एंगल है, अगर मैं कहूं ये एंगल थीटा है और मैं यहां dB का रेजोल्यूशन करूं इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो इन दोनों में से थीटा एंगल कौन सा होगा। अब एक पॉइंट है फिजिक्स में जो मैंने बताया था पहले भी कि दो लाइंस मिलकर एक एंगल बनाती हैं, उन दो लाइंस पर दो परपेंडिकुलर भी सेम एंगल फॉर्म करते हैं,
तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ये दो लाइन है ना, ये जो एंगल बना रही है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है? ये। और इस लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है? ये। क्यों? क्योंकि ये होगी रेडियस और ये है इसका सर्कल, और रेडियस और सर्कल की जो टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होगा? 90। तो इस पर परपेंडिकुलर ये है और इस पर परपेंडिकुलर ये है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है वो क्या होगा हमारा? थीटा। ठीक। अच्छा, एक पॉइंट और है, हम तो थीटा इसे लेते हैं यहां, और ये एंगल जो हमारे यहां पे जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। तो बेटे इसे हम क्या कह देंगे? फाई। ये एंगल हमारा फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फाई है, यहां पे फाई है, ये डीबी है, तो डीबी का रिजोल्यूशन करूं तो इधर की तरफ कितना आएगा? डीबी कोस थीटा, और इधर डीबी साइन थीटा। ठीक है, तो इधर डीबी साइन थीटा और इधर डीबी कोस थीटा। अब जिस तरह इस आइडियल एलिमेंट के ये दो कंपोनेंट आए, उसी प्रकार इसके नीचे भी तो होगा, यहां पे भी तो होगा आइडियल एलिमेंट। अब इसके भी तो कंपोनेंट वैसे ही आएंगे, यहां पे ये भी तो वैसी होगा ना, बिल्कुल ठीक वैसी। ये ए है, ठीक है, और इसकी आर कुछ इस तरह जा रही होगी, तो इसके कंपोनेंट भी कैसे बनेंगे? कुछ इसी प्रकार फॉर्म होंगे। ये डीबी था, इधर ये डीबी आ जाएगा। बात समझ आई? और इसका जो ये कोस कंपोनेंट है, वो कोस कंपोनेंट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। और इसका जो साइन कंपोनेंट है, वो इस साइन कंपोनेंट से क्या हो जाएगा? ऐड। दैट मीन्स इस पूरी कोइल के अंदर जितने भी आमने सामने वाले आइडियल कंपोनेंट होंगे, उन सब के कोस कैंसिल हो जाएंगे और साइन जुड़ जाएंगे। यानी कि पूरी कोइल का अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मैं इंटीग्रेशन किसका करूं? डीबी साइन थीटा का। क्लियर है? चलो अब यहीं से देखते हैं। अब यहां लिखेंगे ऑन रेजोल्यूशन वी गेट two components sine and cos, in which cos components will cancel out each other and sine components will add up. Therefore मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा कंप्लीट, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा करा के। अब डीबी का वैल्यू तो आपको पता ही है, डीबी का वैल्यू कहां से मिलता है हमें? बायोट-सेवर्ट्स लॉ से। कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन, हाँ ये साइन फाई है यहाँ, सॉरी इधर की तरफ ये क्या है आपका? ये रिजोल्यूशन करोगे ना, फाई एंगल है ना, इधर कोस फाई और यहाँ पे साइन फाई। ठीक है, तो ये साइन फाई हो, और यहाँ आता है साइन। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 90 डिग्री, और फिर साइन फाई, और डिवाइड में क्या आ गया? अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? ये समझ आई बात? अब b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 तो 1 हो गया, साइन फाई की वैल्यू बताओ। साइन फाई इस ट्रायंगल में से, अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस आर है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर ए अपॉन आर। तो ये कितना आ गया फिर? बी इज इक्वल टू म्यू नोट, हाँ नेक्स्ट आगे ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यही है ना? आई डी एल ए अपॉन आर क्यूब। तो B इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन के बाहर क्या आ गया?
म्यू नोट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब और अंदर क्या बचा dl। dl का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा सरकमफेरेंस मिलेगा हमें, और सरकमफेरेंस रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस कितनी है a, जो रेडियस है वो क्या है इसकी a है, तो क्या मिलेगा फिर इंटीग्रेशन करा के, म्यू नोट आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई ए, a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां 2 आ गया, सो b इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप लिख सकते हो, आर यहां पे क्या होगा तुम्हारा हाइपोटेनस, तो आर स्क्वायर हमारा बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। और आर का क्या है हमारे पास, तो यहाँ क्यूब है ना, आर का क्यूब है, तो आर स्क्वायर इसके बराबर है, तो आर किसके बराबर होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 के, तो अब यहां ये वैल्यू रख दो आर की वैल्यू, तो बी इक्वल टू हमारा आ गया म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर क्या है 3 और डिवाइड में 2, 3/2 ये होगी। अब अगर इस तरह की कोई कितने राउंड हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो इसमें क्या करेंगे n की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे 4n नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि देखो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ये हमारा आ जाएगा n टाइम्स ऑफ म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब फॉर्मूला चाहे अजीब सा लग रहा हो, लेकिन इसे ऐसे ही आपको याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं इस पर भी, ठीक है। आज के लिए कल करें।